लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत ही कम अटेंडेंस है. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू ऑफ योर बैच बिकॉज एवरी डे द अटेंडेंस आर डिक्रीजिंग. यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन. But the thing is that if the attendance is so low, then you can't give the examination because your percentage will not be reached up to 60%. So in that case, you will not be able to give the examination and you will not be able to get that certification. Okay, so this is the thing that I would like to tell you, rather I would like to inform you all. एंड जो लोग आप अभी ज्वाइन किए हैं, आप में से अगर किसी को बाकी आपके ग्रुप मेंबर के साथ अगर कनेक्शन है तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है. क्योंकि हमारा जो क्लास है ये बेसिकली जो थ्योरी क्लास है, ऑलमोस्ट दिस मंथ इट विल बी कंप्लीटेड योर थ्योरी पोर्शन एंड देन you will be having your examination. So for the examination you all have to attain 60% attendance at least. Okay, and I think most of you don't have that 60% attendance, so be very careful about it. Okay, so let's come to the point. Let's come to our chapter. So today we are telling about the dietary management on arthritis. Okay, arthritis ये एक ऐसा सिचुएशन है या फिर एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन, आई वुड से एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि ऑलमोस्ट एवरी फैमिली में, स्पेशली फॉर द ओल्ड एज ग्रुप, हमारे घर पे जो भी लोग जो एज उनका अगर ज़्यादा हो गया है तो हम देखते हैं कि उनका बॉडी पे दर्द होते हैं, स्पेशली उनके घुटनों पे दर्द होते हैं, कमर पे दर्द होते हैं, चलने फिरने में उनका थोड़ा दिक्कत होते हैं. तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं उन लोगों का, राइट. सो दैट इज बेसिकली द लो बोन डेंसिटी. हम जब कैल्शियम पढ़ रहे थे तभी हमें पता था कि जब कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाते हैं, जब विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे बोन्स वीक होने लगता है और उसका ही एक सिम्टम या फिर एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये आर्थराइटिस. ओके, सो आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे हड्डियों का जो जॉइंट्स रहता है, ये हड्डियों के जॉइंट्स में ये जो जॉइंट्स हैं, हर एक हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. हाँ, हमारे जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे मुंह पे जो हड्डियां हैं उस पे जॉइंट है, मैं ऐसे हिला रही हूँ, मेरे मुंडी को हिला रही हूँ तो ऐसे मेरे शोल्डर पे जॉइंट्स होते हैं, मेरे इस यहाँ पे जॉइंट्स है. हर एक जहाँ जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं वहाँ पे ये जॉइंट्स रहता है. दो हड्डी एक साथ रहते हैं. ओके, तो ये जो दो हड्डी जब एक साथ रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं बेसिकली. अगर ये नॉर्मली ऐसे ही रहता था, ये जो दो हड्डियां हैं, अगर हम ये दो हड्डियों की बात करते हैं, ओके, ये अगर हम दो हड्डियों की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जब ये जो इसका बीच वाला जो स्पेस है, ये स्पेस पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम जब भी हमारे हड्डियों को मूव करेंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम चलेंगे या फिर हाथ को ऐसे मूव करेंगे, जो भी हुआ है तो उस पर क्या होगा, ऐसे टच करेगा. दो हड्डी एक साथ टच करते हैं. ओके, इसमें एक स्पेस होना बहुत जरूरी है. ये स्पेस होने से क्या है, ये दो हड्डी ऐसे थोड़ा अलग रहता है. अगर ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता था तो बार बार ऐसे टच करने से क्या होगा, हड्डियों में मोच आएगा, उस पर स्क्रैच आएगा और एक्सेसिव पेन होता है. अब ये जो ये दो हड्डी जो ऐसे अलग होते हैं वो कैसे अलग रहता है, इसके लिए हमारे हड्डियों के इस ऊपर वाले हिस्से में, इस ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं एक कार्टिलेज. ठीक है, एक कार्टिलेज रहता है, इसको कहा जाते हैं कार्टिलेज. ओके, ये कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज बेसिकली एक
कुशन की तरह होते हैं। जैसे कि हमारे घर पे जो कुशन होते हैं या फिर जो तकिया होता है तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। तो ये कार्टिलेज भी सॉफ्ट रहता है। अगर आप तकिए के ऊपर गिर जाओगे तो आपको चोट नहीं लगेगा, है ना। तो सेम चीज जब हम हड्डियों को ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं हमारी हड्डियों को, तो उसके ऊपर वाले पोर्शन में जो कार्टिलेज है उस पे आपस में टक्कर आते हैं, और जैसे कि वो बहुत कुशन टाइप का होते हैं तो उस पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं हमारे हड्डियों में। इसके साथ साथ ये जो इसका बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच वाला जितना भी गैप रहता है उस पे रहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उस पोर्शन पे रहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करते हैं, हमारे कार्टिलेज को, हमारे हड्डियों को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, उसको लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर पे भी कोलैप्सिबल गेट हो या फिर कोई मशीन हो तो वहां पे अगर हिंज आ जाए, ठीक है, उसका जो हिंज है वो अगर बहुत रफ हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, राइट। थोड़ा सा ऑयल, नारियल का तेल हो सकता है या फिर मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, स्पेशली हम नारियल का तेल उस पे डाल देते हैं, या फिर मशीन में केरोसिन ऑयल भी डाला जाते हैं। क्यों किया जाता है, ताकि वो जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ रह सके, ठीक है, उसको कहते हैं लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। तो ये दोनों चीज एक साथ मिला के हमारे हड्डियों को अपनी जगह पे नॉर्मल रखते हैं, उसको मजबूत रखते हैं। ओके, दैट इज द बेसिकल बोन स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे बोन्स है, ये बोन्स पे क्या रहता है, बोन्स पे धीरे धीरे ऐसे डॉट डॉट करके ना कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। अब कैल्शियम तभी डिपॉजिट होगा जब हमारे बोन्स पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा, तब कैल्शियम हमारे बोन्स पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। हमारे बोन्स पूरा कैल्शियम से ही भरा रहेगा जितना ज्यादा हमारे बोन्स पे ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म होते हैं। अगर हमारे बोन्स पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल नहीं है तो क्या होगा, ये कैल्शियम जो भी खाने के साथ हमारे बॉडी पे जो भी कैल्शियम आ रहा है वो हमारे बोन्स पे नहीं स्टोर हो पाएगा, ठीक है। अब जब बोन्स पे स्टोर हो जाते हैं तो इसके साथ साथ हमारे बोन्स पे और एक सेल रहता है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, कैल्शियम को हमारे बोन से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। बाहर कहाँ निकालते हैं, ब्लड पे। कैल्शियम को जब बोन्स पे जो कैल्शियम स्टोर होते हैं वहां से ही हमारे ब्लड पे कैल्शियम सप्लाई होते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे ब्लड पे कैल्शियम रहना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि जितना ज्यादा हमारे बॉडी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा या फिर हमारे बोन्स पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा, उतना ही हमारे ये जो बोन्स है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब क्यों स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम अभी जमा हुआ है। जितना ज्यादा कैल्शियम जमा होगा उतना ही ये बोन्स जो है ये बोन्स स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। लेकिन जब कैल्शियम हमारे बोन्स से अगर निकल जाते हैं, अगर ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म नहीं हो रहा है लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट सेल तो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को निकाल देगा। तो अगर कैल्शियम को निकाल देते हैं तो हमारे बोन्स पे थोड़ा थोड़ा करके अगर कैल्शियम रहता है तो हमारे बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि ये जो बाकी पोर्शन है जहाँ पे कैल्शियम है तो ठीक है, बाकी जो पोर्शन है उस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेनली हमारे बोन्स पे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सब रहता है, लेकिन ये मिनरल्स अगर नहीं रहता है तो उस पे और कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा, अंदर से फेफड़ा हो जाएगा वो पूरा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और बस थोड़ा सा भी अगर टक्कर आ जाए इस पे तो वो टूट सकते हैं, इस पे मोच आ सकता है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा पेन होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि इस पे सूजन आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ओके,
सो आर्थराइटिस इज बेसिकली जब हमारे ये बोन्स पे, हो सकता है कि इस जॉइंट एरिया पे या फिर हमारे बोन्स पे अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, आर्थराइटिस कहते हैं किसको, अगर जॉइंट पे पेन है या फिर हमारे बोन्स पे पेन है। अब ये जो जॉइंट पेन हो रहा है वो एक दिन के वजह से नहीं होते, या फिर हमारे हड्डियों में जो पेन होते हैं वो एक दिन की वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से हमारे हड्डियों में कैल्शियम जब निकल जाते हैं हमारे हड्डियों से, या फिर ये जो कार्टिलेज है, ये जो कुशन है, एक बोन्स के ऊपर ऐसे जो कुशन है इसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज अगर कहीं से टूट जाए, ठीक है, तो हमारे हड्डियों में, दोनों हड्डियों में वो मोच आ सकता है। जितना हम चलेंगे, अगर एक मशीन पे भी आप अगर तेल नहीं डालते हो तो क्या होगा, जितना वो मशीन चलेगा उतना ही उस पर एक आवाज आएगा और धीरे धीरे मशीन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हमारे बोन्स पे भी वो सेम सिचुएशन होते हैं। ओके, और ये कार्टिलेज कहाँ से फॉर्म होते हैं? कार्टिलेज फॉर्म होने के लिए हमारे डाइट में 3 चीज बहुत जरूरी होते हैं। ये 3 चीज क्या है? कार्टिलेज के लिए जरूरी होते हैं प्रोटीन, विटामिन सी एंड कैल्शियम। ये 3 चीज हमारे बोन्स को अच्छा रखने के लिए बहुत बहुत मदद करते हैं। एंड ऑब्वियसली विटामिन डी, बिकॉज विदाउट विटामिन डी ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम हमारे बोन्स पे अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस जब काउंसलिंग करेंगे या फिर आपको अगर कोई आर्थराइटिस के बारे में बोलते हैं तो आपको जानना है कि ये जो आर्थराइटिस है ये किस टाइप का होते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, यूजुअली 2 टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। ये 2 टाइप पे, एक आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, एक आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक आते हैं रिउमेटॉइड आर्थराइटिस। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, नेक्स्ट इज द रिउमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो, ये जो ऑस्टियो है, ऑस्टियो का मतलब है हमारे हड्डियां। तो जिन आर्थराइटिस में हमारे बोन पेन्स ज्यादा होने लगता है, हमारे बॉडी पे जो हेवी जॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे कमर पे, मतलब हमारे जो हिप जॉइंट है, हाँ, या फिर हमारे घुटनों में, ये जो हेवी जॉइंट्स है जो कि एक्चुअली हमारे पूरे बॉडी का जो वेट है उस पूरे बॉडी वेट को बियर करते हैं, ये हेवी जॉइंट्स। तो इस जॉइंट पे अगर प्रॉब्लम आते हैं, अगर उस पे पेन होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, तो उसको कहा जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, ये क्यों होते हैं? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं बेसिकली हमारे जब उस जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो फ्लूइड अगर कम हो जाए, कार्टिलेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर बोन्स अगर वीक हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट ये जो रिउमेटॉइड है, ये रिउमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली हमारे बॉडी में जब प्रोटीन अनएब्सॉर्ब्ड रहते हैं, अनएब्सॉर्ब्ड और इनडाइजेस्टेड, इनडाइजेस्टेड प्रोटीन जब रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ये अनएब्सॉर्ब्ड और इनडाइजेस्टेड प्रोटीन हमारे बॉडी में यूरिया फॉर्म करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिया फॉर्म करते हैं, या फिर यूरिया जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड, प्यूरिन, ये इन सारे फॉर्म में, मतलब यूरिक एसिड और प्यूरिन फॉर्म में हमारे बॉडी में जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, हमारे फिंगर जॉइंट्स में, मतलब हमारे हाथ के जो फिंगर जॉइंट्स होते हैं या फिर पैर के फिंगर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स या फिर शोल्डर पे, ये जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वहां पे जाके वो अटक जाते हैं। ठीक है, वो डे बाय डे वहां पे ये प्यूरिन, यूरिक एसिड सब जम जाते हैं।
और उसकी वजह से एक पेन होता है। बेसिकली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका एज है कुछ। ओके, ये एज कैसा है? एज है बेसिकली, अगर हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसका एज यूजुअली अबव 40 इयर्स होते हैं। क्यों अबव 40 इयर्स, मतलब क्यों मिडिल एज पे होते हैं? क्योंकि इतने दिनों से, मतलब 40 सालों तक हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी हुआ है, जो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, ये सारे चीज ना एक दिन में नहीं होते हैं। ये बहुत दिनों से धीरे 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 करके हमारे बॉडी से लॉस होते हैं। और हमें पेन तब महसूस होते हैं जब ये ऑलमोस्ट मतलब डैमेज हो जाते हैं। हमारे हड्डियों में कैल्शियम जब बहुत कम हो जाते हैं, या फिर कार्टिलेज पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, या फिर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाते हैं, तो उन सिचुएशन पे जाके हमारे दर्द स्टार्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, दर्द होना शुरू होते हैं, उसके पहले हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मिडिल एज पे होते हैं यूजुअली। लेकिन अभी क्या होता है, अभी मतलब जो नॉर्मली होते हैं, अगर टीनेजर में या फिर नॉर्मल एज में 20-30 इयर्स में भी कभी कभी देखा जाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ईटिंग प्रैक्टिसेस। इसका जेनेटिक फैक्टर भी काम आते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी आते हैं, मतलब अगर मेरे मम्मी को है तो मेरे को भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम इसको कहते हैं RA, R फॉर रूमेटॉइड, A फॉर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारे नॉर्मल एज से ही, मतलब यंग एज से ही स्टार्ट हो सकता है, यंग एज से ही स्टार्ट हो सकता है। इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस होते हैं, दैट इज पेन, ऑलवेज पेन, ऑलवेज पेन होते हैं। इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ना ऑलवेज पेन होते हैं, क्योंकि हमारे ये जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, ये स्मॉल जॉइंट्स तो हमें हर वक्त काम करवाना है। और इस पे जब वो कुछ हम डालते हैं और जब हम उसको मूव करते हैं तो क्या होगा, उस पे एक स्क्रैच आएगा। स्क्रैच होने से ये पेन और भी ज्यादा हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है आपके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कुछ या समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। फिर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, इस पे मुझे लिखना है। हाँ लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए ना। तो ये जो होते हैं, ये RA फैक्टर या फिर जो आपके ऑस्टियोरूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि वहां पे जाके ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन या फिर यूरिक एसिड, अगर हमारे बॉडी पे मेनली प्यूरिन कहाँ से आते हैं, जब प्रोटीन हम खाते हैं, तो प्रोटीन खाने के बाद वो अगर प्रॉपरली हमारे बॉडी पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं। और ये यूरिक एसिड डे बाय डे हमारे उस जॉइंट पे जाके कुछ छोटे ऐसे क्रिस्टल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे दाने दाने जैसे वो जमा होते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम बेयर फुट में रास्ते पे चलते हैं, तो रास्ते पे जहाँ पर भी कोई भी डस्ट आते हैं या फिर ऐसे स्मॉल छोटा पत्थर जैसा कुछ आते हैं, वो अगर हमारे पैर पे लगता है तो कितना दर्द होता है, राइट? दर्द होगा ही, बहुत ज्यादा होगा अगर हम चलते हैं तो हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में भी, हमारे में भी ऐसा ही होते हैं।
जब ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और जब हम ऐसे मूव करते हैं तो इस क्रिस्टल में वो धक्का लगता है। अगर आपके हाथों में कुछ है या फिर आप अगर ऐसे ही मिट्टी के ऊपर बहुत सारे उस पे पत्थर पड़ा हुआ है, आप उस पे ऐसे हाथ को रब कर रहे हो तो आपको हाथ को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, आपके हाथ में दर्द आएगा, वो रेडनेस हो जाएगा, पेन हो सकता है। वो सेम चीज जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो भी रब हो रहा है ना, तो रब होने से क्या होते हैं कि उस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होते हैं, ऑलवेज वो पेन हो जाते हैं और वहां का जो जॉइंट है, ये जॉइंट ऐसे इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, पूरा रेड हो जाते हैं, हाँ वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्निंग होता है, कभी कभी जलन भी होता है, माने इतना ज्यादा पेन होता है कि उस पे जलन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली क्या होता है कि अगर मेनली ये क्या है हमारे हेवी जॉइंट्स पे होते हैं, राइट, हिप जॉइंट या फिर घुटना में होते हैं, नी जॉइंट पे। तो अगर आप इसको मूव नहीं करोगे तो उस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब उसमें उतना ज्यादा दर्द नहीं हो सकता है कि आपको चलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपके घुटनों में दर्द है तो आपको चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब आप बैठे रहते हो तो आपको पेन नहीं होगा क्योंकि उस पे कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होते हैं वो थोड़ा मतलब ऑलवेज पेन नहीं होते हैं, जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो तब उस पे पेन आते हैं, लेकिन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑलवेज पेन होते हैं, ओके। अब ये जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर जो यूरिक एसिड लेवल है, ये यूरिक एसिड लेवल हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल के लिए ये यूरिक एसिड लेवल अलग अलग रहता है, ठीक है। ये कैसे रहता है, यूजुअली अगर हम मेल के बारे में बात करते हैं, अगर हम मेल की बात करते हैं यूरिक एसिड लेवल के लिए, सो वो ऑलमोस्ट 2 to 6 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, दैट इज नॉर्मल, हाँ 2 से 6 मिलीग्राम तक ये नॉर्मल होते हैं। और फीमेल के लिए ये यूरिक एसिड लेवल जो है ये थोड़ा कम होता है, मतलब 2 to 5 मिलीग्राम per 100 ml blood, that is the normal range। अब इससे अगर ज्यादा हो जाते हैं हमारे यूरिक एसिड लेवल तो हमें समझना है कि हमारे बॉडी पे वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट पे, स्मॉल जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो सकता है, ओके। तो उसके आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगा, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हम यूजुअली उसको एक सिंपल सा टर्म में कहते हैं कि मेरा तो यूरिक एसिड हो गया है, ये हम कहते हैं। एक्चुअली यूरिक एसिड किसी को नहीं होते हैं, यूरिक एसिड हमारे मतलब हम सभी के बॉडी पे रहते हैं, द नॉर्मल रेंज, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल रेंज। और जिस किसी का भी नॉर्मल रेंज रहता है तो इसका मतलब है वो यूजुअली हमारे बॉडी पे रहता है, दैट इज द नॉर्मल फिनोमेना। तो यूरिक एसिड नहीं होते हैं हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम प्रोटीन लेंगे हमारे बॉडी पे यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा ही होगा, ओके। मेनली ये यूरिक एसिड प्रोडक्शन होते हैं जब हम एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा हम लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे बॉडी पे ये यूरिक एसिड प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि एनिमल फूड पे क्या होते हैं, एक तो एनिमल फूड पे क्या होता है कि एक तो हमारे सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, इसके साथ साथ जो हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें मिल रहा है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ एनिमल फूड में सोडियम भी मिलता है जो कि अल्टीमेटली हमारी यूरिक एसिड को ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम और एक नाम में भी पहचानते हैं, दैट इज गाउट, ओके। गाउट बोलते हैं हम इसको, हाँ गाउट में भी होते हैं। और जब इसका ना एक ब्लड टेस्ट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कैसे काम कर रहे हैं,
वो एक लेवल के साथ, एक ब्लड टेस्ट के साथ पहचाना जाते हैं। उस ब्लड टेस्ट का नाम क्या है? उस ब्लड टेस्ट का नाम हो सकता है RA फैक्टर। RA फैक्टर टेस्ट हम कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसे रिजल्ट आते हैं। अगर हमारे RA फैक्टर पॉजिटिव है मतलब मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। और एक टेस्ट आते हैं जो कि यूरिक एसिड टेस्ट। ये नॉर्मल टेस्ट हम सभी नॉर्मली करते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टेस्ट करने से हमारे बॉडी में पता चलता है कि मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है कि नहीं। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप। कौन सा बोलिए? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ, ऑस्टियो मीन्स होते हैं हमारे जॉइंट्स, ठीक है, हमारे हड्डियां। तो जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? हेवी जॉइंट्स जो होते हैं, हेवी जॉइंट्स पे जो पेन आते हैं उस पे, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हेवी जॉइंट्स में क्या होता है? हमारे हिप जॉइंट, कमर में जो जॉइंट्स आते हैं या फिर घुटना में जो जॉइंट्स आते हैं उस पे होते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैं बोलूंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी बहुत कुछ जानना है हमें। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्लियर है ना सभी के लिए? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है? एक तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अगर साइनोवियल फ्लूइड जो है, ये साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? साइनोवियल फ्लूइड ये अगर कम हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाए, मतलब आपके घर पे एक कुशन है लेकिन वो कुशन मिडिल से फट गया है, तो क्या होगा? उसका काम नहीं होगा ठीक से, राइट। तो हमारे ये जो कार्टिलेज है, हड्डियों के ऊपर जो कुशन है, वो भी अगर कहीं पर भी मोच आ जाए उसको, और ये कार्टिलेज तब भी प्रॉब्लम हो सकता है जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाते हैं मतलब क्या है? उसके बीच में वो लुब्रिकेशन नहीं है, तो कुशन में बार बार ऐसे मोच आएगा, स्क्रैच आएगा। स्क्रैच के बाद वो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जब कार्टिलेज डैमेज होता है फिर आते हैं हमारे बोन्स के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है? हमारे खाने पीने में अगर विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन, ओके, कैल्शियम, ये अगर कम हो जाते हैं तो तभी भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज को फॉर्म करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। कार्टिलेज को अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं तो प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन और विटामिन सी, इस दोनों के मदद से ही कार्टिलेज फॉर्म होते हैं। इनफैक्ट हमारे बोन्स पे कोलाजेन भी रहता है, ठीक है। कोलाजेन क्या करता है? हमारे बोन्स को एक साथ मतलब स्टेडी रखने के लिए, उसको बाइंड करके रखने के लिए जरूरी होता है। तो ये कोलाजेन भी विटामिन सी के मदद से फॉर्म होते हैं। तो अगर इन सारे चीज नहीं है तो हमारे जॉइंट पेन आ सकता है। सेकंड क्या होते हैं? हमारे बॉडी वेट। बॉडी वेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसपे क्या होगा? हमारे कमर पे, हमारे घुटना पे प्रेशर आते हैं। हमारे ये जो अपर बॉडी पोर्शन का जो वेट है, इसको बेयर अप करने के लिए उस पे प्रेशर आते हैं। तो उस पे क्या होता है? तब जाके ये साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग अगर वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उनके घुटनों के दर्द के लिए अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर उनको फर्स्ट एडवाइस करते हैं कि आपके बॉडी वेट कम कीजिए। ये बहुत जरूरी होते हैं।
इनफैक्ट जिन लोगों का बॉडी वेट कम है उनको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बहुत बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके ये हेवी जॉइंट्स पे उतना प्रेशर ही नहीं आते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ तो अभी नेक्स्ट जो होते हैं कि अगर हमें इसको मेंटेन करना है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसके डाइटरी मैनेजमेंट पे। तो अगर इसके डाइटरी मैनेजमेंट करना है हमें, तो इसको क्या करना है? फर्स्ट हमें जो चाहिए वो है एक प्रोटीन रिच, प्रोटीन को ज्यादा करना है हमारे डाइट पे, राइट। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये जो लुब्रिकेशन है, इस लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड वी आर गेटिंग फ्रॉम द इनविजिबल फैट, राइट। हम कहां से मिल सकते हैं? हमें ओमेगा 3 हमें फ्लैक्स से मिल सकते हैं, हमें वॉलनट से, आमंड से, या फिर जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, हाँ, इसमें से हमें बहुत मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे इस साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, हड्डियों के जॉइंट्स पे उस लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें ज्यादा रखना है। नेक्स्ट क्या करना है? हमारे डाइट पे फाइबर, फाइबर को ज्यादा करना है ताकि हमारे बॉडी वेट ज्यादा ना हो। जितना हमारे बॉडी पे फाइबर रहेगा, मतलब हमारे खाने पे जितना हम फाइबर लेंगे उतना ही हमारे बॉडी वेट मेंटेन हो पाएगा। ओके, इसके साथ और क्या करना है हमें? फाइबर जब हम लेंगे तो फाइबर हमें कहां से मिल सकता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ज्यादा रखना है। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स हमें ज्यादा करना है हमारे डाइट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमारे डाइट पे ज्यादा करना है, ताकि ये दोनों चीज एक साथ हमें ये जो डेफिशिएंसी होते हैं, मतलब विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, इसका जो डेफिशिएंसी हो रहा है, ये दोनों फूड ग्रुप हमें वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बॉडी पे ये प्रॉब्लम ही ना आए। इसके साथ नेक्स्ट क्या करना है? एक्सपोजर, एक्सपोज्ड इन सनलाइट। ठीक है, धूप में हमें एक्सपोज होना है ताकि हमारे बॉडी, हमारे स्किन खुद ब खुद विटामिन डी को सिंथेसिस कर पाए। इसके लिए हमें सनलाइट पे, डायरेक्ट सनलाइट पे एक्सपोज्ड होना है विदाउट अप्लाइंग एनी सनस्क्रीन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आया? सारा दिन का नहीं, सारा दिन का नहीं, मॉर्निंग में जो सनलाइट आते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एकदम मॉर्निंग का जो सनलाइट आता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है? फर्स्ट तो उनके बॉडी पे वो डायरेक्ट सनलाइट, वो रेज आते हैं। सेकंड क्या होता है? जितना हमारे फिजिकल एक्टिविटी लेवल ठीक रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी लेवल अगर मेंटेन है, तो हमारे बॉडी पे ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं ना, जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए, बोन्स पे कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं, वो इंप्रूव होगा। ओके, so that is why these points are very very important to prevent arthritis. Okay, is it clear everyone? कोई डाउट तो नहीं है ना इस पे? बोलिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये दैट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपके जो पीडीएफ है वहां पे पीडीएफ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मेनली हाँ मिल जाएगा।
आप प्रोफाइल नहीं चेक करते हैं? आपको तो सभी पीडीएफ मिल जाते हैं। मेनली हमें ये गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये 3 आर्थराइटिस हमारे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कुछ टाइप ऑफ आर्थराइटिस होते हैं जो कि उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके नॉलेज के लिए जान लेना जरूरी है। जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, स्पॉन्डिलाइटिस वो मेनली कहाँ पे रहता है? स्पॉन्डिलाइटिस हमारे इस शोल्डर से स्टार्ट होते हैं और सीधा हमारे बैक पेन जब होते हैं तो उसको कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। बैक पेन में क्या होते हैं, लोग आगे में मतलब सामने की तरफ वो झुक जाते हैं। हमारे ये जो स्पाइन है, हमारे ये जो स्पाइन है ये धीरे धीरे ऐसे बेंड हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये बेंड होने लगता है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये जो अगर ये स्पाइन के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पाइन की अगर बात करते हैं तो वो स्पाइन क्या करते हैं, धीरे धीरे सामने की तरह ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। फिर जितना ज्यादा हमारे वो कॉम्प्लिकेशन रहता है, मतलब बैक पेन अगर बहुत ज्यादा रहता है, कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो और भी सामने की तरह झुक जाते हैं। जब सामने की तरह झुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का जो शेप है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। ऐसे अगर सामने की तरह झुक जाएगा तो हमारे बॉडी का जो शेप है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और हम सीधा कभी भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, हम ऑलवेज ऐसे झुक के हमें चलना पड़ेगा। ये होते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट जो होते हैं कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जो होते हैं ये बहुत बहुत रेयर होते हैं। बेसिकली जुवेनाइल आर्थराइटिस मींस बच्चे को जब घुटना में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बच्चे को जब आर्थराइटिस होते हैं तो उसको कहते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। दैट इज वेरी वेरी रेयर, स्टिल कभी कभी होते हैं, मतलब 1% बच्चों में भी देखा जाते हैं कि जुवेनाइल आर्थराइटिस। नेक्स्ट जो होते हैं कि सोरियाटिक आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होते हैं कि ये जो घुटना है, इस घुटनों में ना रेड रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगता है उस पे, कि हमारे अंदर पे इतना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होते हैं। ये भी आर्थराइटिस का मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक सीवियर स्टेज होते हैं। क्यों सीवियर स्टेज होते हैं? क्योंकि जब इतना ज्यादा यहाँ पे टच होते हैं, यहाँ पे टक्कर आते हैं, हमारे बोन्स पे जब बहुत ज्यादा टक्कर आते हैं तो क्या होगा, उस पे हीट प्रोडक्शन होगा, राइट। जब मशीन में भी 2 मशीन पे टक्कर आते हैं तो वहां से क्या निकालते हैं, आग निकालते हैं। सो सेम चीज हमारे बॉडी पे भी, हमारे घुटनों में या फिर हमारे जॉइंट्स पे जब ऐसे टक्कर आते हैं तो वहां से हीट प्रोडक्शन होते हैं। तो उस हीट प्रोडक्शन की वजह से कभी कभी होते हैं कि हमारे इस घुटनों के एरिया पे छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इचिंग होते हैं, उस पे बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं कभी कभी। तो दैट इज बेसिकली द सोरियाटिक आर्थराइटिस या फिर सेप्टिक भी हो सकता है उस पे। अगर हमारे घुटनों के अंदर पे ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन हो गए, बहुत दिनों से ये इन्फ्लेमेशन है, तो वहां से सेप्टिक हो सकता है। एंड थंब आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है कि जब गाउट पे, स्पेशली गाउट पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे इनफैक्ट हमारे पैर में भी जो थंब है इस जगह पे ये थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इतना ज्यादा यूरिक एसिड जमा होता है कि ये जो थंब रहता है हमारा, अगर हम ऐसे, ये जो थंब है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे और भी ज्यादा सूजन आ जाते हैं, और भी ज्यादा सूजन आ जाता है, ये पूरा जगह पूरा ऐसा रेड हो जाते हैं, और इस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये बहुत इस पे मेनली इस पे बहुत ज्यादा जलन होते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पर भी गलती से भी वहां पे टच हो जाए तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, एक करंट जैसा लगता है वहां पे। तो दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ गाउट आल्सो। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही एक टाइप होते हैं
जहाँ पे हमारे बॉडी पे ये जो थंब पे मेनली हमारे फिंगर्स में मतलब हमारे हाथ के या फिर पैर के जो थंब होते हैं उस जगह पे वो प्रॉब्लम आते हैं। और ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पे ना कभी कभी सेप्टिक भी हो जाते हैं, ठीक है, घाव जैसा हो जाते हैं, ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको समझ में आ गया आई गेस। देन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी हो गया। देन are few supplementations that you all can have to prevent the inflammation, to detoxify the excess uric acid that has been accumulated to your small joints, to detoxify all those excess toxins from your body. You can use those supplementations. So basically हमारे इस आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए जो जरूरी होते हैं वो है हमारे 3 चीज हमें ध्यान पे रखना है। क्या ध्यान में रखना है? टू डिटॉक्सिफाई, ठीक है, एक हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। सेकंड क्या है? टू रिड्यूस पेन, नेक्स्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, and last to reduce body weight. That should be maintained. That should be maintained for arthritis. Then only we will get rid of this excessive pain. ठीक है, that is the main thing। और इस सभी के लिए मतलब ये सारे चीज के लिए जो भी डाइट हमें फॉलो करना है वो तो ठीक है, ठीक है, जो भी डाइटरी प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने आपको बताई वो तो ठीक है, वो तो करना ही है। इसके साथ प्लेंटी ऑफ वाटर हमें लेना है, ये भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि वाटर कंजम्पशन हमें बहुत बहुत ज्यादा रखना चाहिए ताकि हमारे बॉडी पे ये जो एक्सेस टॉक्सिन्स जमा हुआ है, ये जो एक्सेस मतलब यूरिक एसिड जमा हुआ है वो बहुत अच्छे से हमारे बॉडी से निकल जा सके। और ध्यान पे रखिएगा कि ये यूरिक एसिड जब एनिमल फूड हम ज्यादा लेते हैं तो उसके थ्रू ही हमारे बॉडी पे यूरिक एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नो डाउट विद दिस टॉपिक? I hope this topic is clear to everyone, right? Okay, very good. So आपको अभी जितना तक क्लास हुआ है आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू कि रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि इसके बाद आपके मैक्सिमम इसी महीने में आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ऑब्वियसली एक टाइम दिया जाएगा, आपके मतलब पढ़ाई करने के लिए टाइम आपको मिलेगा, तो उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होगा। हाँ, तो पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। तो अभी हम आज की क्लास पे एंड करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।